चलिए देखते हैं जियोग्राफी के इंडियन जियोग्राफी के रिवीजन क्लास कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले भारत के भूगोल के परिचय देंगे। सबसे पहला क्लास में भारत के भूगोल के परिचय के बारे में देखेंगे। तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत की भूमि का नामकरण राजा जो भरत थे उनके नाम पर पड़ा। अगर भारत को भारत कहते हैं तो जो राजा भरत थे उनके ही नाम पर, राजा भरत के नाम पर प्राचीन काल में एक राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा और इस भूभाग का। और इस भूमि को आर्यों के निवास स्थल भी कहा जाता है, इसलिए इसे आर्यभट्ट भी कहते हैं। और जो ईरानी या जो पार्शियन लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यूनानी लोग द्वारा सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इसलिए इसका इंडिया भी नाम पड़ा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इस भौगोलिक प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7 प्रदेश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। और इसके उत्तर में, इस उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में किर्थियन एवं सुलेमान पहाड़ियाँ है और तथा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ है और दक्षिण भाग में हिंद महासागर से घिरा हुआ है ये। और यह संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश, इसका संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश मानसूनी जलवायु से युक्त भी है और जलवायु एवं भौगोलिक एकता है इसे उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो आक्रमणकारियों ने थे इसकी साक्षी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध भी किया है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग, इसकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32,87,000 हैं और वर्ग किलोमीटर है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% ये हिस्सा है। और भारत की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भारत को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश भी कहा जाता है। और पहला जो देश है वो रूस है, दूसरा देश कर्नाटक है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा जो देश है यूएस है, चौथा देश चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और 7वां भारत है। परंतु जलवायु के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जैसे कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मीटर उत्तर से और 37 डिग्री 6 मीटर कितना उत्तर तक है। जैसे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर तक है, यानी 8 डिग्री 4 मीटर नॉर्थ और नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मीटर नॉर्थ है, ठीक है। उसके बाद फिर 68 डिग्री 60 मीटर ईस्ट है, ईस्ट से लेकर फिर 97 डिग्री 25 मीटर ईस्ट तक है। उसका अर्थात दोनों ही दृष्टिकोण से लगभग 30 डिग्री का विस्तार प्राप्त होता है। और भारतीय भूभाग का उत्तरतम बिंदु इंद्राकौल है। भारतीय भूभाग का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंद्राकौल है, इंद्राकौल से नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के समीप अवस्थित जो कैप कैमेरियन है वे हैं दक्षिणतम बिंदु। और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भी मिला दिया जाता है तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो जाती है, यानी इंद्राकौल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक हो जाता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और भारत का ये विस्तार है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार के क्रम में भारत का पश्चिम बिंदु, देशांतरीय विस्तार के क्रम में भारत का पश्चिम बिंदु कच्छ के रण में अवस्थित है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार के क्रम में अगर देखें तो भारत का पश्चिम बिंदु है तो कच्छ के रण में अवस्थित जो गोरमोता है, जबकि पूर्वी जो बिंदु होती है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित किबीथु है, यानी गोरमोता से लेकर किबीथु तक कितना पश्चिम से लेकर पूर्व तक। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, यानी 30 डिग्री है। समान होने के बावजूद भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का जो उत्तर दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर का तथा पूर्वी पश्चिम विस्तार 29
2933 मीटर का प्राप्त होता है। और देशांतरीय पूर्वी कम होने का कारण है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दो देशांतर बिंदुओं के मध्य की दूरी में कमी का होना है। अब भारत की कुल भौगोलिक सीमा स्थलीय एवं जलीय है, यानी जलीय सीमा मुख्य स्थल खंड की 61 किलोमीटर की तथा यदि द्वीपों को मिला दिया जाए तो यह लगभग 7514 किलोमीटर की हो जाती है। और स्थलीय सीमावर्ती जो देश हैं, यानी जिसे हम इसे याद करने के लिए इन देशों को हम बचपन में भूटान आया था एक फॉर्मूला, इसके माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि इसके जो स्थलीय सीमावर्ती देश जो देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हैं इसके स्थलीय सीमावर्ती जो देश ये सीमा साझा करता है। भारत जिन देशों से सीमा साझा करता है यह है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। और भारत के विभिन्न राज्यों में से सर्वाधिक सार्वगर्भीय सीमा वाली राज्य जैसे सार्वगर्भीय सीमा जैसे राज्य जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। और सागर से संलग्न जो सीमावर्ती देश है वो है मालदीव है। तो क्या हुआ, भारत के जो विभिन्न राज्यों से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सीमावर्ती जो देश है, सीमावर्ती देश है जो है संगवर्ती सीमावर्ती जो देश हैं वो क्या है, वो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद दूसरे देशों से, उसके बाद सागर से संलग्न जो सीमावर्ती जो सागर से सीमा साझा करती है वो है मालदीव है। और मालदीव यह लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप है। लक्षद्वीप जो है उसके सबसे बड़े द्वीप मिनिकॉय द्वीप से मिनिकॉय द्वीप चैनल से 8 डिग्री चैनल यानी जल मार्ग से लेकर पृथक होता है। मालदीव जो है जो ये सागरीय सीमावर्ती देश से साझा करता है, मालदीव जो है ये लक्षद्वीप से सबसे बड़े द्वीप है। लक्षद्वीप से जो सबसे बड़े द्वीप मिनिकॉय द्वीप है वहाँ से 8 डिग्री चैनल यानी जल मार्ग से पृथक होता है। और इंडोनेशिया जो है इसका सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप से ग्रेट चैनल द्वारा पृथक होता है। म्यांमार जो है इसका कोको द्वीप उत्तर अंडमान से कोको चैनल द्वारा पृथक होता है। श्रीलंका जो है ये पॉल्क जल संधि और पाल्क की खाड़ी यानी राम सेतु तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा पृथक होता है तमिलनाडु राज्य से। और भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। उसके बाद भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में हम देखें तो भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में सबसे पहले हम इसमें कालखंड के बारे में देखेंगे। तो भूगर्भीय संरचना से आशय यानी अर्थ यह है कि भूपृष्ठ में पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ पर प्राप्त होने वाली चट्टानें किस प्रकृति की है और उनकी आयु की कितनी है, उनकी कालखंड कितनी है, जिनकी विशिष्ट उपयोगिता क्या हो सकती है, जबकि किन हमारे चीज़ों में उपयोग आते हैं। और जबकि संरचना का अर्थ यह है कि चट्टानों में व्याप्त आंतरिक गुण, उसमें कौन से गुण, जैसे कि संरंध्रता, पारगम्यता, उसके बाद क्रिस्टलीकरण या खाककरण और दरारें, खनिजीकरण आदि हो गए। और इन तमाम गुणों से चट्टानों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में प्राचीनतम से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न कालखंडों की चट्टानें पाई जाती है जो कि निम्न होती है। जैसे कि भारत में निम्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है विभिन्न कालखंडों की, जैसे कि अर्ध महाकल्प में जो पाए जाते हैं जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धरवार क्रम की चट्टानें। फिर पुराण महाकल्प की चट्टानें होते हैं, जैसे इसमें पाए जाते हैं कुरप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। उसके बाद द्रविड़ क्रम की चट्टानें हो गई, ये भारत में प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद आर्य महाकल्प के चट्टानें हो गए, जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, क्रेस्टियल क्रम की चट्टानें, उसके बाद तृतीय क्रम की भी चट्टानें, चतुर्थ क्रम की चट्टानें, ये सब चट्टानें। फिर त्रैमासिक क्रम की चट्टानें हो गए। इन कालखंड के हिसाब से इन्हें वर्गीकृत भी किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। यह प्राचीनतम सिल्ट से निर्मित होता है। ये प्राचीनतम सिल्ट से निर्मित भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और जिनमें ग्रेनाइट एवं निस प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती है। और
और यह भारतीय प्रायद्वीप में 2/3 यानी 2/3 हिस्से में फैली हुई है और विभिन्न धात्विक एवं अधात्विक खनिज मिश्रित अवस्था से प्राप्त होने के कारण इस चट्टानों की आर्थिक महत्ता कम है और यह चट्टानें भारत में 3 भागों में विभाजित है, जैसे कि बुंदेलखंड निश, नीलगिरी निश और बंगाल निश। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये प्राचीनतम सिल्ट से निर्मित है और भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, जिसमें ग्रेनाइट और निस प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं और यह भारतीय प्रायद्वीप के 2/3 हिस्से में फैला हुआ है। भारत के जितना भी भूभाग है उसमें 2/3 हिस्से में फैला हुआ है और ये विभिन्न धात्विक और अधात्विक खनिज मिश्रण अवस्था में प्राप्त होती है। विभिन्न इसमें धात्विक और धात्विक और अधात्विक जो खनिज मिश्रित खनिज जो होते हैं ये सब इसमें प्राप्त होते हैं और इसी वजह से इस चट्टानों की आर्थिक जो महत्ता होती है वो कम हो जाती है। और ये चट्टानें भारत में 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, जैसे बुंदेलखंड निश, नीलगिरी निश और बंगाल निश। और इसके अवक्षय और अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है और यह मृदा पोषक तत्वों के अभाव के कारण कृषि योग्य भी नहीं होता है, परंतु उर्वरकों के प्रयोग से कृषि कार्य इस पर किया जाता है। और उसके बाद धरवार क्रम की चट्टानें देखें तो धरवार क्रम की चट्टान में जैसे यह भारत की प्रथम अवसादी कार्यांतरी चट्टानें कहा जाता है कि ये जो धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं भारत की प्रथम अवसादी कार्यांतरी चट्टानें हैं वो धरवारी क्रम की चट्टानें हैं, जिसका निर्माण सिल्ट के अपरदन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है और यह भारत में सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं धरवार क्रम की चट्टानें, क्योंकि भारत का 98% धात्विक खनिज इसी चट्टानों से प्राप्त होती है, जैसे कि आयरन कोर हो गए, लौह अयस्क हो गए, उसका मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धरवार क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। इसी पर अगर इसकी प्राप्ति जैसे कहाँ ये धरवार क्रम की जो चट्टानें होती कहाँ प्राप्ति होती तो कर्नाटक में धरवार बेलरी पेटी हो गए, कर्नाटक में धरवार बेलारी पेटी हो गए। फिर कर्नाटक में कुदेमुख बाबा बुदन श्रेणी वहाँ पर प्राप्त होती है। फिर अरावली में प्राप्त होती है। उसके बाद सतपुरा में बालाघाट छिंदवारा पेटी यानी मध्य प्रदेश में वहाँ प्राप्त होती है। फिर जयंतिया एवं मिकिर पेटी में इसकी धरवार क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। उसके बाद कुरप्पा क्रम की चट्टानें आती है कि भारत की द्वितीय अवसादी प्रथम धरवार क्रम की चट्टानें थी। अवसाद के हिसाब से प्रथम धरवार क्रम की चट्टानें थी और अवसाद के हिसाब से दूसरा जो स्थान है वो कुरप्पा क्रम की चट्टानें थी। भारत की द्वितीय अवसादी कार्यांतरी चट्टानें हैं, जिसकी प्राप्ति धरवार चट्टानों के समीपी गर्त क्षेत्रों में यानी ट्रॉफ जोन में इस अवसादों की जमाव से हुई है, परंतु सर्वाधिक प्राप्ति आंध्र प्रदेश में जैसे दंडकारण्य का पठार हो गया, वहाँ आंध्र प्रदेश दंडकारण्य का पठार और अरावली के चतुर्थिक एवं शिंगलोंग पठार में इसकी प्राप्ति होती है कुरप्पा क्रम की चट्टानें। और यही से चट्टान तंत्र और ये जो चट्टान तंत्र है भारत का 2% धात्विक खनिज जैसे मैग्नीज, तांबा आदि एवं इसके साथ साथ बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज पत्थर एवं संगमरमर की प्राप्ति होती है। कुरप्पा क्रम की चट्टानें 98% की चट्टानें जो है वो जो खनिज धातु जो प्राप्त करवाती है वो है धरवार क्रम की चट्टानें होगी। 2% जो प्राप्ति कराती है ये कुरप्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त करती है। और उसके बाद उपर्युक्त 3 प्रकार की चट्टानों में किसी भी प्रकार के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं। जितने भी हमने अभी 3 क्रम के चट्टानें देखें, जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हमारे आर्थिक महत्व से कम है, महत्व में ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती है। और उसके बाद धरवार क्रम की चट्टानें हो गए जो पहला अवसादी कार्यांतरी चट्टानें हैं जो 98% हमारे इकोनॉमी में महत्व है इससे का धात्विक खनिज इसमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय क्रम के अवसादी कार्यांतरी चट्टानें प्राप्त होती है वो कुरप्पा क्रम की चट्टानें होती है। ये 2% की धातुई खनिज जैसे मैग्नीज, तांबा की प्राप्ति कराती है। तो ये उपयुक्त जो 3 प्रकार की चट्टानें हैं इसमें जितने भी हमने देखे उसमें अभी भी जो जीवाश्म की प्राप्ति नहीं हुई है।
और उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें देखें, जो अब चौथा क्रम आता है विंध्य क्रम की चट्टानें। तो ये भारत की प्रथम जीवाश्म युक्त चट्टानें, जो चौथा है विंध्य क्रम की जो चट्टान है, ये भारत की प्रथम जीवाश्म युक्त चट्टान है, जिसका निर्माण सागरीय भूसन्नति के अवसादों के वलन से हुआ है। और इन चट्टानों से भारत का सर्वाधिक चूना पत्थर, बालू का पत्थर, डोलावाइट नामक चट्टानों की प्राप्ति होती है। विंध्य चट्टानों में प्राप्त हीरा और किम्बरले चट्टानों के नशों से उत्खनित किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एवं आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा हो गए। और यह चट्टान वर्तमान में विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ में प्राप्त होती है। जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं चौथा नंबर का, यहाँ ये भारत की प्रथम जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं, जिसका निर्माण सागरीय भूसन्नति के अवसादों के वलन से इसके निर्माण हुआ है। और इस चट्टान से भारत का सर्वाधिक चूना पत्थर, बालू का पत्थर, डोलाबाइट नामक चट्टानें प्राप्त होती हैं इस चट्टान से। और विंध्य चट्टानों में प्राप्त हीरा किम्बरले चट्टानों के नशों से उत्खनित किया जाता है। हीरा इस चट्टानों से प्राप्ति, जैसे हीरा कन्वर्टले चट्टानों के हीरा की प्राप्ति चट्टानों के नशों से उत्खनित किया जाता है। और मध्य जैसे प्राप्ति कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला एवं आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से प्राप्त होते हैं। यह वर्तमान में कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली, पूर्वी घाट की पहाड़ियों में प्राप्त होती है। उसके बाद द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें आती हैं। तो वर्तमान में यह जो अगला क्रम है द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें, तो वर्तमान में यह यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हो जाने के कारण प्रायद्वीप में प्राप्त नहीं होते हैं। और ये आर्य महाकल्प की चट्टानें, जैसे कि इसमें कई प्रकार के खंड भी बांटा गया है। आर्य महाकल्प की चट्टानें, जैसे यहाँ दिया गया है कि दाब और ताप के वजह से या लकड़ियों में कोयले बदलते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हलचल की वजह से यह धंसी हुई प्रतीत होती है। और कोयले के लिए हम भ्रंश घाटियों में जाते हैं और गर्त में जाते हैं, और अंदर यानी गर्त में भारत के पहली बार जहां इस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, ये आर्य महाकल्प की चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं। और छोटा नागपुर का पठार था, और यहाँ पर गोंड नाम का भी जनजाति रहती है, और उसी के नाम के वजह से इसे गोलकोंडा रॉक्स यानी गोलवंडा चट्टानें भी कहा जाता है, जो आर्य महाकल्प की चट्टानें हैं। उसके बाद गोलवंडा क्रम की चट्टानें थोड़ा विस्तार से देखें तो गोलकोंडा क्रम की चट्टानों में देखें तो प्रेमोकॉर्वियन कालखंड में होने वाली भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से भारत के कई भागों में भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है, जिनमें उपस्थित उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के दफन हो जाने के अनुकूलतम दाब और अनुकूलतम ताप के प्रभाव से कोयला का निर्माण भी हुआ है। जैसे ये आर्य महाकल्प की चट्टानों के ही भाग हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हमने अभी देखा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नाम कैसे पड़ा। यहाँ जो छोटा नागपुर के पठार है वहाँ गोंड नाम की जनजातियाँ रहती है, और उन्हीं के नाम पर इसे गोंडवाना चट्टानें कहा जाता है। तो इसे हम प्रेमोकॉर्वियन कालखंड में होने वाली जो भूगर्भिक हलचल है उसके ही प्रभाव से भारत में कई भ्रंश घाटियों की निर्माण हुआ, और जिनमें उपस्थित उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के दफन होते हैं और अनुकूलतम दाब पड़ते हैं। अनुकूलतम ताप के प्रभाव से कोयला के निर्माण होता है। भारत का 97% कोयला इसी कालखंड की चट्टानों से प्राप्त होती है, यानी गोंडवाना कालखंड की चट्टानों से ही भारत की 97% कोयले प्राप्त होते हैं, जिसकी प्राप्ति कहाँ होती है तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होती है, फिर महानदी भ्रंश घाटी से, सोन नदी भ्रंश घाटी से, और गोदावरी नदी भ्रंश घाटी से प्राप्त होती है। सतपुड़ा श्रेणी में भी 2 भ्रंश घाटियाँ हैं, जैसे पेंच हो गए और कान्हन हो गए, यहाँ से भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद पेंच एवं कान्हन नदी भ्रंश घाटी हो गए, सतपुड़ा में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें
जैसे हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें देख लें, आर्य महाकल्प की चट्टानें में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देख लें। अब इसका दूसरा आता है ट्रियासिक चट्टान तंत्र आता है। तो इस कालखंड की चट्टानों से भारत की सर्वाधिक खारियाँ, मृदा तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कोयले की प्राप्ति होती है, जैसे कि राजस्थान में पलाना कोयले क्षेत्र से, तमिलनाडु में नेवेली कोयले क्षेत्र में आदि हो गए। उसके बाद तीसरा आता है क्रिटेशियस चट्टान तंत्र आते हैं। तो यह शब्द क्रेटा का अर्थ है चूना अर्थात चूने के अंश से युक्त चट्टान निर्माण की कालखंड। क्रिटेशियस कालखंड में भारतीय प्रायद्वीप के रीयूनियन हॉट स्पॉट के गुजरने के कारण एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में लावा निर्मित पठार विकसित हुआ, जिसे दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। बेसाल्टिक लावा से युक्त इस पठार का विस्तार दक्कन पठार, तेलंगाना हो गए, मालवा पठार, उसके बाद काठियावाड़ प्रायद्वीप में भी प्राप्त होते हैं। इसके अपेक्ष हैं एवं इसके अपक्षय और अपर्दन से काली कपासी मिट्टी का रेगुड़, जिसे रेगुड़ कहते हैं, जो काली कपासी मिट्टी है या जो रेगुड़ मिट्टी है उसका निर्माण होता है। मैंने इससे जो क्रेटियस चट्टान है, क्रेटियस चट्टान तंत्र है, इसके अपक्षय और अपर्दन से ही काली कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी की प्राप्ति होती है। इस मृदा में जीवाश्म की यानी ह्यूमस की अनुपस्थिति है। यहाँ उपस्थिति नहीं है। इस मृदा में जीवांश यानी ह्यूमस की अनुपस्थिति है। फिर भी काले रंग का कारण इसे टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक उपस्थित है और यह मृदा कपास के अलावा गन्ना, मूंगफली एवं तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है ट्रेशेरिक चट्टान तंत्र आता है। चौथा नंबर है ट्रेशेरिक चट्टान तंत्र। इस कालखंड के चट्टानों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिमालय एवं ट्रांस हिमालय पर्वत तंत्रों में होती है। यहाँ प्राप्त चट्टानें तैंतीस भूसन्नति के अवसादों से निर्मित होती है, अर्थात यह जलीय चट्टान है जिसमें जलीय लावों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं और हिमालय उत्थान के समय कठोर वनस्पतियों के अवसादों के नीचे दब जाने एवं जब हिमालय का उत्थान हुआ था उस समय कठोर जो वनस्पतियाँ हैं उससे अवसादों के नीचे दब गए और उससे दब जाने एवं संपीड़न बल के प्रभाव से यह वनस्पतियाँ कोयले में तब्दील हो गई, जैसे कि चेनाब घाटी क्षेत्र का कोयला हो गया, दार्जिलिंग पहाड़ी का कोयला हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कोयला हो गया। यहाँ निम्न गुणवत्ता का लिग्नाइट कोयला प्राप्त होते हैं, जिसका अपवाद रियासी जिले का कालाकोट खान हो गए और जिससे एथरासाइट प्रकार की कोयला प्राप्त होती है और भूसन्नति दशाओं के कारण इसे चूना पत्थर एवं बालू का पत्थर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पांचवा हमारे चट्टान तंत्र आता है जिससे का नाम है क्वाइटोनोरी चट्टान तंत्र आते हैं। तो इस कालखंड की चट्टानें दो वर्गों में विभाजित की जाती है, जैसे इसे हम एनोपिलिस्टोसेन कालखंड की चट्टानें कहते हैं, जिसका कालखंड माना जाता है कि 1.1 करोड़ से लेकर 12,200 वर्ष तक इसे माना जाता है। इसका कालखंड उत्तर भारत में विशाल मैदान की उत्पत्ति के कारण माना जाता है। यह एक नदीय जलोढ़ मैदान है जो उत्तर भारत का मैदान है उसकी उत्पत्ति। यह एक जलीय जलोढ़ मैदान है जिसका विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और दूसरा है हिमालयी क्षेत्र में अंतरावर्तीय घाटिया क्षेत्र, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली घाटी, काठमांडू घाटी, दून एवं दुआर मैदान का निर्माण झिलिये निक्षेप हुआ है और इस कालखंड का महान हिमयुग कहा जाता है, जिससे हिमानियों द्वारा कई हिम झीलों का निर्माण भी हुआ है, जैसे कश्मीर घाटी में डल झील हो गए या उसके बाद हिमताल, नैनीताल आदि हो गए। उसके बाद आता है दूसरा जैसे कि होलेसेन, जिसका कालखंड 11,200 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक यानी वर्तमान तक माना जाता है। हिमयुग की समाप्ति के उपरांत ही इस कालखंड में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल का निर्माण हुआ और पूर्वी एवं पश्चिम तटीय मैदान का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद अगला हम देखेंगे भारत का भूभौतिक विन्यास के बारे में अगली क्लास में।